चलिए तो फिर जो आज टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम्स के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी बात कर ली थी कि व्हाट इज द फंक्शनैलिटी या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर भी ऑपरेशन वाइज जो मतलब जो प्रिंसिपल है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, दैट इज ऑल्सो सेम। वो भी यहाँ पर सिमिलर टाइप का रहने वाला है। मतलब मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा कि दो जो कंसेक्यूटिव सैंपल वैल्यूज हैं उनके डिफरेंसेस को ही मैं पास ऑन करूंगा। बट यहाँ पर वेरिएशन या फर्क क्या रहेगा कि जो भी दो आपके कंसेक्यूटिव सैंपल वैल्यूज हैं उनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा उसको मैं केवल एक ही वैल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब ये कि मेरा स्पेसिफिकेशन क्या है भाई, एक सैंपल वैल्यू प्रीवियस सैंपल वैल्यू से नेक्स्ट सैंपल वैल्यू में दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो उसका एम्पलीट्यूड लेवल इंक्रीज हो रहा होगा, या तो वो बढ़ रहा होगा, या तो वो घट रहा होगा। दो ही स्पेसिफिकेशन है। तो मेरे पास बेसिकली डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जो मैंने मतलब प्रॉब्लम देखी थी, वो प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप अपना जो सैम्पलिंग रेट है आप उसको फर्दर इनहेंस कर दे रहे हो, जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया ट्वाइस ऑफ एफएम से अगर आप और ज्यादा इनहेंस कर दे रहे हो, इंक्रीज कर दे रहे हो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपका क्या हो रहा था कि सैम्पलिंग रेट अगर आप इंक्रीज करोगे तो बट ऑब्वियसली बात है आपका बिट रेट भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारे पास ये जो आपकी है ना, ये बैंडविड्थ कंजर्वेंट स्कीम या बैंडविड्थ एफिशिएंट स्कीम्स की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं हो पा रही थी। मतलब ये कि इन कंपैरिजन टू पीसीएम अगर मैं कहूँ तो उससे तो ये बैंडविड्थ एफिशिएंट थी, बट इतनी ज्यादा बैंडविड्थ एफिशिएंट नहीं थी जितनी कि हम कहना चाहिए कि जितना हमें चाहिए कहना चाहिए, जिसमें हम फर्दर और कंप्रेशन कर सकते हैं, कम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक जो है वो हमारी डेल्टा मॉड्यूलेशन, विच इज नथिंग बट योर बैंडविड्थ कंजर्वेंट स्कीम। तो हमें बेसिकली इसी के बारे में बात करनी है कि किस तरीके से बैंडविड्थ कंजर्वेंट होती है और किस तरीके से इसका स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो अभी हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो अगेन दीज आर द आउटलाइंस, विल स्टार्ट अप विद द इंट्रोडक्शन, देन प्रिंसिपल ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन। यहाँ इसका क्या प्रिंसिपल है, डेल्टा मॉड्यूलेशन का एनकोडिंग डायग्राम एज वेल एज डिकोडिंग डायग्राम, या कह लीजिए ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर, देन एडवांटेजेस और disadvantages of delta modulation, and finally some applications of the delta modulation. So delta modulation is the DPCM scheme in which difference of the signal is encoded into just one bit. तो सबसे पहली लाइन में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन किया हुआ है कि इट इज अगेन अ वेरिएंट ऑफ, और कहना चाहिए स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन स्कीम, जहां पर कि मैं दो जो कंसेक्यूटिव सैंपल वैल्यूज हैं उनके डिफरेंस को एनकोड करता हूं। बट यहाँ पर जो मस्ट कंडीशन है, जो इसका स्पेसिफिक पार्ट है, वो क्या है कि मैं यहाँ पर जो डिफरेंस है उसको मल्टीपल बिट से एनकोड ना करके केवल और केवल सिंगल बिट में एनकोड करूंगा। जबकि मैं डीपीसीएम में क्या कर रहा था, मैं एक्चुअल सैंपल वैल्यू ना इनकोड करके उनके बीच का जो डिफरेंस था उसको मैं फर्दर मल्टीपल बिट्स के थ्रू एनकोड कर रहा था। तो ऑन एन एवरेज हमने ये भी डिस्कशन किया है, अभी ये भी बात की है कि अगर आपका सैम्पलिंग रेट इनहेंस कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो आपका बिट रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। तो बिट रेट अगर इंक्रीज करा तो बट ऑब्वियसली बात है तो और ज्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने सैम्पलिंग रेट अपना रखा हुआ है और आपके पास जो नेक्स्ट मतलब जो भी अगले नए सैंपल वैल्यू आने वाले हैं, प्रीवियस सैंपल वैल्यू और जो आपके पास नेक्स्ट वाला सैंपल वैल्यू के बीच का जो भी डिफरेंस है उसको आप केवल सिंगल बिट से इनपुट करोगे। मतलब ये कि एज अ जीरो और एज अ वन। तो लेट इट बी कि जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नेक्स्ट सैंपल वैल्यू आने वाला है उसका स्ट्रेंथ प्रीवियस वाले सैंपल एम्पलीट्यूड से कम होगा, और अगर आप वन ट्रांसमिट कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि जो नेक्स्ट आपका पास करंट सैंपल वैल्यू है वो प्रीवियस वैल्यू से ज्यादा है। तो अब कम और ज्यादा, जैसे मैंने कहा ना कि मैं केवल एक ही जस्ट वन बिट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वन बिट का रिप्रेजेंटेशन है, और मैंने यहाँ पर बोला एम्पलीट्यूड वेरिएशन जो भी होगा वो केवल डेल्टा से ही मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब ये कि करंट सैंपल वैल्यू से नेक्स्ट सैंपल वैल्यू अगर इंक्रीजिंग है तो उसमें इंक्रीमेंट केवल डेल्टा का ही हो सकता है, और प्लस डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं वन बिट ट्रांसमिट करूंगा। और अगर अब मैं बात कर रहा हूँ कि जीरो ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो करंट सैंपल वैल्यू है वो प्रीवियस सैंपल वैल्यू से डेल्टा पोर्शन कम है, या वो उससे डेल्टा अमाउंट कम है। तो इस चीज के तो मैं इस्तेमाल करते हुए ये अपना जो आपका डेल्टा मॉड्यूलेशन है इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो वी कैन आल्सो कंसीडर इट एज द एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन एज वेल एज द पीसीएम सिस्टम। तो दोनों ही आप ये आपके तीनों ही बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आपके डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, या डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं बेसिकली, जहाँ पर कि मैं पल्सेस जो है वो कोडेड फॉर्म में आपके पास ऑन हो रहे हैं। तो ये डिजिटल पल्स कोडेड सिस्टम है, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो आपका पीसीएम और डीपीसीएम इन दोनों के ही कंपैरिजन में आपका डेल्टा मॉड्यूलेशन जो है वो सबसे ज्यादा बैंडविड्थ एफिशिएंट स्कीम है, जिसमें कि आप कम बैंडविड्थ का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हो। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, so it performs better than the PCM and the DPCM in terms of bandwidth,
or data rate requirement as it is having large information carrying capacity with the use of fewer bits. This is what we have explained कि मैंने यही बताया कि कम से कम बैंडविड्थ के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप पास ऑन कर सकते हो. तो ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट bandwidth efficient scheme in comparison to your PCM as well as differential pulse code modulation. So principle of delta modulation या principle इसका क्या है? So delta modulation technique which provides the staircase approximation to an oversampled version of the message signal that is your analog input. तो बेसिकली डेल्टा मॉड्यूलेशन जो है एक टेक्निक है जहां पर मैं क्या करता हूँ स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करता हूँ. स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन से मेरा क्या मतलब है ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है. स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन चलिए लेट इट बी. मैं ये बात किया जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये बात करता हूँ जैसे ये आपका मान लीजिए इनपुट सिग्नल है कुछ लेट इट बी. ठीक, इसका स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन से मेरा क्या मतलब है मतलब जैसे स्टेप साइज होते हैं ना एक के बाद एक. आप जैसे अगर आपने सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर वगैरह देखा हो तो स्टेयर केस में क्या होता है मैं कुछ इस तरीके के स्टेप्स के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ. तो या तो आपका स्टेप साइज इंक्रीज कर रहा होगा या वो आपका डिक्रीज कर रहा होगा. तो बेसिकली मैं इस टाइप से स्टेयर केस जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है वो तो आपका ये है बट इसका मैं स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ. मतलब ये कि मैं किस तरीके से आपके ओरिजिनल जो सिग्नल वैल्यू था उसको मैं कहना चाहिए मैप करने की कोशिश करूंगा या अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करूंगा. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ये जो आपका एनालॉग इनपुट सिग्नल होता है इसका ओवर सैंपल्ड वर्जन लेता हूँ और मैं यहाँ पर किस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करता हूँ कि अगर आप ट्वाइस ऑफ एफएम से ज्यादा सैम्पलिंग रेट ले रहे हैं या नंबर ऑफ पर सेकंड जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो ट्वाइस ऑफ मतलब ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफएम वेयर एफएम इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ योर मैसेज सिग्नल. तो क्या होता है कि जो भी कंसेक्यूटिव सैंपल वैल्यू के एम्पलीट्यूड लेवल्स होते हैं वो उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन फ्लक्चुएशन नहीं होता. तो मतलब ये कि अगर जैसे कि मान लीजिए प्रीवियस सैंपल वैल्यू से नेक्स्ट सैंपल वैल्यू इंक्रीज कर रहा होगा तो भी उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आएगा और अगर वो डिक्रीज भी कर रहा होगा तो भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा प्रोवाइडेड कि सिग्नल में बहुत ज्यादा हाई लेवल का फ्लक्चुएशन क्यों ना हो. मतलब ये कि अगर सिग्नल्स में बहुत तेजी से अब्रप्ट चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे होंगे तब तो आपका ये स्टेयर केस जो है ना बेसिकली आपके पास एक्चुअल इनपुट सिग्नल तो ये वाला था बट आप भेजेंगे क्या अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल ये जो स्टेयर केस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल है ये वाला भेजेंगे. तो अगर सिग्नल्स में बहुत रैपिड फ्लक्चुएशंस हो रहे होंगे तो ये जो आपका स्टेयर केस वर्जन के थ्रू आप सिग्नल को ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके सिग्नल को अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाएगा उसमें प्रॉब्लम जनरेट होंगे. बट इन जनरल अगर सिग्नल में वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है तो आप हम क्या करते हैं इसमें हम अपने सिग्नल को स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन वर्जन से की हेल्प से पास ऑन करने की कोशिश करते हैं. मतलब ये कि मैं एक्चुअल एनालॉग सिग्नल की जगह ये वाला स्टेयर केस वर्जन ऑफ अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल जनरेट करता हूं. ठीक है. So in the linear delta modulation, the approximated staircase version of the sampled signal is compared with the original signal and different signal is produced. तो अब पॉइंट क्या है कि हम अगर लीनियर डेल्टा मॉड्यूलेशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो बेसिकली लीनियर डेल्टा मॉड्यूलेशन के रेस्पेक्ट में कहें या फिर हम बात करें कि ना जो हमने स्टेप साइज डेल्टा के रेस्पेक्ट में बात किया था यहाँ पर स्टेप साइज में बेसिकली फिक्स्ड रख रहा हूँ. तो लीनियर डेल्टा मॉड्यूलेशन में मैं क्या करता हूँ कि जो आप ये आपका मतलब सैंपल्ड वर्जन वाला सिग्नल होता है वो और जो उसका स्टेयर केस वर्जन होता है अप्रोक्सीमेटेड वर्जन जो होता है सैंपल्ड वर्जन क्या हो गया उस इंस्टेंस पर सिग्नल की एक्चुअल वैल्यू को ही मैं उसका सैंपल्ड वर्जन कहूंगा. तो बेसिकली सैंपल्ड वर्जन और जो भी उसका स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन होता है उन दोनों के बीच के डिफरेंस को वो क्या करता है वो इवेल्युएट करता है क्योंकि हमने बोला है ना डिफरेंशियल पल्स कोड जो आपका ये डिफरेंशियल मैकेनिज्म से कहना चाहिए कि मोटिवेटेड है. यहाँ पर मैं डिफरेंशियल पल्सेस के रेस्पेक्ट में ही बात करूंगा. डिफरेंशियल मतलब मुझे डिफरेंस तो लेना ही पड़ेगा. तो जो करंट आपका सैंपल वैल्यू है उसमें और जो प्रीवियस स्टेयर केस अप्रोक्सीमेटेड वर्जन होता है सिग्नल उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको मैं इनकोड करके भेजता हूँ. तो अब मतलब ये कि अगर जैसे मैं मेरे पास एक वर्जन क्या हो सकता है अगर मान लीजिए कि मेरा करंट टाइम पर जो सिग्नल का वैल्यूएशन है रन टाइम पर जो सैंपल्ड वैल्यू ऑफ द सिग्नल है लेट इट बी वो ये वाला लाई कर रहा है. ठीक, और मेरे पास प्रीवियस जो स्टेयर केस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल था वो यहाँ पर कहीं लाई करेगा. तो मैं यहाँ पर देखूंगा दिस माइनस दिस डिफरेंस जो है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है. तो इसका मतलब ये कि जो नेक्स्ट बिट है वहां पर मुझे स्टेयर केस को और ऊपर बढ़ाना चाहिए जैसे कि मैंने यहाँ से देखिए स्टेयर केस को और ऊपर बढ़ा दिया नेक्स्ट सैंपल वाले के लिए. और अगर मैं देखूंगा कि मेरे पास जो यहाँ पर करंट सिग्नल का वैल्यूएशन है वो प्रीवियस वाले अप्रोक्सीमेटेड वर्जन ऑफ स्टेयर केस वर्जन ऑफ माय सिग्नल अगर उससे कम है तो मैं क्या करूंगा मैं नेगेटिव डेल्टा पास ऑन करूंगा. मतलब मुझे एक स्टेप साइज नीचे आना पड़ेगा जिससे कि मैं अपने ओरिजिनल सिग्नल को मैप कर सकूं. तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इन आवर डेल्टा मॉड्यूलेशन.
So the different signal is then quantized into only two levels, that is plus minus delta, corresponding to the positive and negative difference respectively. तो जैसा कि मैंने बोला ना, लीनियर डेल्टा मॉड्यूलेशन में बेसिकली जो आपका स्टेप साइज है, मतलब ये कि आप कितने अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं या कितना अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड आप डिक्रीज कर रहे हैं, दैट इज फिक्स्ड। और उसी को ही मैं क्या करूंगा, मतलब प्लस डेल्टा, या तो आप यहां से अगर आप आगे की तरफ नेक्स्ट एम्पलीट्यूड वैल्यू उससे अगर ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, इसमें प्लस डेल्टा का इंक्रीमेंट करेंगे, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो उसमें माइनस डेल्टा का डिक्रीमेंट करेंगे। तो बेसिकली आपको केवल एक ही स्टेप में या तो प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा वैल्यू को ही क्वांटिफाई करना है। तो प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा को जब आप एनकोड करेंगे तो मैं बेसिकली ये कह सकता हूँ कि प्लस डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप 1 जनरेट कर रहे हैं तो माइनस डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग आप बिट सीक्वेंस 0 जनरेट करेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं 0 मतलब सिग्नल रिड्यूस हो रहा है और 1 मतलब सिग्नल आपका इंक्रीज कर रहा है। बट जो अमाउंट है, जिस अमाउंट से आपका सिग्नल इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, दैट विल गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड, और वो प्लस माइनस डेल्टा होगा। So basically this particular figure will going to discuss the complete principle of delta modulation. तो स्टार्टिंग केस में हमने क्या कहा था कि मेरे पास एक एनालॉग सिग्नल होगा, ठीक, ये जो ब्लू कलर का आपके पास वेरिएशन है, अगर आप थोड़ा सा मॉइस काउंटर को थोड़ा सा चेक आउट करें तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर आपके पास ये टाइम वेरिंग सिग्नल है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, ब्लू कलर के वेव फॉर्म से जो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसके किसके बीच में प्लॉट किया हुआ है, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम। तो टाइम के और के रेस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड वेरिंग आपके पास ये सिग्नल है। मुझे क्या परफॉर्म करना है, मैं इसकी सैम्पलिंग परफॉर्म करूंगा। तो ये देखिए जो डॉटेड पोर्शन है ये बेसिकली दिखा रहे हैं कि आपका ये सैंपल्ड वर्जन ऑफ द सिग्नल, या इन पर्टिकुलर टाइमिंग इंस्टेंस पर मैंने इसकी सैम्पलिंग परफॉर्म कर रखी है। तो सैम्पलिंग ड्यूरेशन मेरे पास क्या है, दैट इज योर टीएस। तो मतलब हर एक सैंपल ड्यूरेशन जो मतलब हर एक कंसेक्यूटिव सैंपल्स के बीच में जो टाइम डिले होगा, दैट इज इक्वल टू सैम्पलिंग ड्यूरेशन टीएस। इसको मैंने टीएस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और प्लीज कीप इन माइंड कि देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि भाई अब आपने क्या किया, स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन के बारे में आपको बात करनी। तो मतलब ये कि जो आपके पास कंटिन्यूअस सिग्नल है इसको आपको स्टेयरकेस से मैप करना है। तो स्टेयरकेस से मैप करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि भाई आपका सिग्नल अगर इंक्रीजिंग है, मतलब ये कि ये वाला जो वेरिएशन है, मतलब ये कि ये देखिए ये आपके रन टाइम पर करंट सिग्नल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब ये रन टाइम पर करंट सिग्नल वैल्यू है और प्रीवियसली अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल जो था वो मेरे पास क्या था, वो वाला मेरे पास अगर आप देखेंगे तो देखिए ये हाई था, प्रीवियस सैंपल वैल्यू। करंट टाइम पर वैल्यूएशन ये है, प्रीवियस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल वैल्यू क्या था, ये हाई था। तो मतलब ये कि इसका वैल्यू करंट जो आपके पास सैंपल वैल्यू है उससे मतलब जो ये अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल जो आपका स्टेयरकेस सिग्नल है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है और करंट सैंपल वैल्यू ऑफ द सिग्नल जो है वो कम है। तो इसका मतलब ये कि इस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल से अगर आपको एक्चुअल सिग्नल मैच करना है तो आपको एक स्टेप साइज नीचे आना पड़ेगा, तभी आप इस सिग्नल को एक्चुअली मैप कर पाएंगे। अगेन मैं सेकंड वाले इसमें देख सकता हूँ, अगर मैं देखूं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्शन पर मैं ये देखूं, इस पर्टिकुलर पोर्शन में देखिए हर एक इंस्टेंस के बारे में अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड प्रीवियस वाला जो आपका सैंपल्ड वो अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल था उससे मैं देख रहा हूँ ज्यादा है। तो मतलब ये कि अब अगर आप इस स्टेप से सिग्नल को एक्चुअली अप्रोक्सीमेट कर पा रहे हैं तो आपको एक स्टेप साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बेसिकली स्टेप साइज इनहेंसमेंट मतलब बिट इज 1 और स्टेप साइज डिक्रीमेंट मतलब ये अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं तो मतलब इसका वैल्यूएशन 0। अगेन देखिए ये जो बिट सीक्वेंसेस हैं बेसिकली यही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी इंक्रीमेंट होगा, देखिए अब इंक्रीमेंट के बारे में बात करें, देखिए ये किस स्टेयरकेस फॉर्म कर रहा है, तो इंक्रीमेंट जो है वो भी डेल्टा के फॉर्म में ही हो रहा है और जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो भी डेल्टा के फॉर्म में ही हो रहा है, ठीक। तो ये जो बिट सीक्वेंसेस हैं ये अपने ऑपरेशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। मैं एक आध बिट्स के बारे में और बता देता हूँ और फिर उसी पैटर्न में मैंने इस तरीके से इसको इवेलुएट किया हुआ है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि जो भी आपका डेल्टा मॉड्यूलेशन में आप एम्पलीट्यूड में इनहेंसमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे वो फिक्स्ड रहेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा। अब अगर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस डेल्टा के फॉर्म में तो 1 बिट विल गेट ट्रांसफर्ड, और अगर आपका डिक्रीमेंट हो रहा है एम्पलीट्यूड स्ट्रेंथ में सिग्नल को अप्रोक्सीमेट करने के लिए तो 0 बिट एनकोडर जो है वो जनरेट करेगा। तो थर्ड वाले उसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए जो आपके पास प्रीवियसली अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल था वो तो ये वाला था, ठीक। और जो रन टाइम पर एम्पलीट्यूड वैल्यूएशन है देखिए वो ये ज्यादा है। तो मतलब ये कि रन टाइम पर सैंपल वैल्यू आपके पास प्रीवियसली अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल से ज्यादा है। इसका मतलब ये कि अगर आप एक्चुअल सिग्नल को मैप करना चाह रहे हैं, अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने स्टेप साइज को डेल्टा से बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप स्टेप साइज डेल्टा इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब मैं बिट ट्रांसमिट कर रहा हूँ 1। अब देखिए अगेन जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जा रहा है बिट सीक्वेंसेस 1 1 1 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक। अब अगेन पॉइंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं कि ये देखिए प्रीवियसली जो आपके पास सैंपल्ड वर्जन अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल, सॉरी जो प्रीवियसली अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल वैल्यूएशन था वो ये हाई था,
बट करंट टाइम पर जो सैंपल वर्जन है वो क्या है आपके पास, देखिए लोअर है, तो लोअर एम्पलीट्यूड इसका है। तो मतलब ये कि अगर आप इस अप्रोक्सीमेटेड स्टेयर केस के बाद में अपने एक्चुअल सिग्नल को मैप करना चाहते हैं तो आपको नीचे आना पड़ेगा, मतलब ये कि आपको अपने सिग्नल स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। बट ये डिक्रीमेंट कितने स्टेप्स में होगा, एक ही स्टेप में होगा, दैट इज योर डेल्टा। तो मैं डेल्टा साइज नीचे आया इसका मतलब 0 में पास ऑन करूंगा। तो इसी तरीके से हमने ये बिट सीक्वेंसेस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, हमने ये बिट सीक्वेंसेस वगैरह जनरेट किए हुए हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ योर डेल्टा मॉड्यूलेशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये। देन अच्छा, ये स्लाइड्स में ये देखिए एक्सटी सिग्नल मतलब टाइम डोमेन का कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन को मैंने यूटी से रिप्रेजेंट किया है, यूनिट स्टेप के रेस्पेक्ट में भी आप बात कर सकते हैं। ये if the approximated signal lies below x of nts, मतलब x of nts क्या है, sampled version हो गया, then the approximated signal is increased by delta and vice versa। तो मतलब ये कि अगर आपके पास जो approximated signal है वो अगर आपका x of nts current sample value से below अगर lie कर रहा है तो आप क्या करेंगे, अपने step size में डेल्टा का enhancement कर देंगे, या फिर अगर इसका उल्टा है तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें रिडक्शन परफॉर्म। So this scheme works well for small changes in the signal values between samples, hence sampling is done at a rate higher than the Nyquist rate। तो अब पॉइंट क्या है कि ये स्कीम बेहतर फंक्शनल होती है, बेहतर परफॉर्म करती है कि अगर जो है आपका सिग्नल में जो वेरिएशन हो रहा है, जो चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो लोअर है, तो मतलब स्मॉलर एम्पलीट्यूड वेरिएशन को मैप करने में ये वाली स्कीम बेहतर परफॉर्म करती है। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना जो सैम्पलिंग रेट होता है उसको थोड़ा सा मतलब जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है या ट्वाइस ऑफ एफएम से थोड़ा सा ज्यादा रखता हूँ, जिससे कि मैं मेरे जो सिग्नल्स के अंदर जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग ना हो, या बहुत ज्यादा उसमें मतलब वेरिएशन ना हो, और हम उनको आसानी से स्टेयरकेस के थ्रू मैप कर सकते। तो एम एट इंक्रीजिंग द कोरिलेशन बिटवीन एडजेसेंट सैंपल्स। तो जो हम ये जो हाई सैम्पलिंग रेट ले रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कंसेक्यूटिव सैंपल वैल्यूज हैं उनके बीच में हाई कोरिलेशन मैं प्रोड्यूस कर सकूं, या ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी टाइप के जो वेरिएशंस हैं उनको मैं प्रोड्यूस कर सकूं। तो बेसिकली क्या है कि जो कंसेक्यूटिव सैंपल वैल्यूज हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हों, उनके अंदर वेरिएशन फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा ना हो, इस चीज का मेजर जो है वो आपका कोरिलेशन। So this particular figure is actually showing the delta modulation encoder block structure। तो अब यहाँ पर अगर आप बात देखना चाहें तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न जो हमने इस्तेमाल किया था डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, सेम टाइप का है। वहां पर मेरे पास क्या था, वहां पर मेरे पास एक प्रेडिक्टर सर्किटरी था, यहाँ पर मैंने एक्यूमुलेटर उसको कॉल किया हुआ है, और वहां पर मेरे पास क्या था, देखिए क्वांटाइजर लगा हुआ था, और यहाँ पर मैंने क्या स्पेसिफिकली मेंशन किया है, स्ट्रिक्टली मेंशन किया है, आपके पास 1 बिट क्वांटाइजर है। ठीक, तो हम चलिए स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं कि किस तरीके से फंक्शनल होता है और किस तरीके से वर्कआउट करता है ये। तो इनिशियली इनपुट साइड पर व्हाट यू विल गोइंग टू हैव इज इनपुट सैंपल वैल्यू x ऑफ एनटीएस, मतलब जो आपके पास कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है उसका जो एग्जैक्ट सैंपल वैल्यूएशन है, मतलब जो सैंपलर का जो आउटपुट होगा वो बेसिकली मैं इसके इनलेट पर एंटर करूंगा समर पर। अब इस समर पर अगेन मेरे पास क्या था, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिग्नल है, मुझे एरर सिग्नल जनरेट करना होता है, या एरर सिग्नल की एनकोडिंग होती है, और एरर सिग्नल को मैंने कैसे डिस्क्राइब किया था, वहां पर जो कंसेक्यूटिव सैंपल वैल्यूज थे उनके फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पर मैं एरर सिग्नल को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मेरे पास करंट इनपुट सैंपल वैल्यू क्या आ रही है, और ये जो दूसरा एक्स कैप ऑफ एनटीएस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास अप्रोक्सीमेटेड जो स्टेयर केस वर्जन ऑफ द सिग्नल था वो क्या था। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज योर एक्स कैप ऑफ एनटीएस। लास्ट उसमें स्लाइड्स में डीपीसीएम में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने बोला था जो आपका एक्स कैप ऑफ एनटीएस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेडिक्शन फिल्टर का आउटपुट। ठीक, थोड़ा सा अगर आप कोरिलेट करें तो प्रेडिक्शन फिल्टर का आउटपुट था, और प्रेडिक्शन फिल्टर का आउटपुट क्या मतलब, जो प्रेडिक्टेड सैंपल वैल्यू था। तो इनकमिंग सैंपल वैल्यू और प्रेडिक्टेड सैंपल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस था उसको मैंने एरर सिग्नल कॉल किया था। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टेयर केस सिग्नल में अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म किया है, तो स्टेयर केस का जो भी आउटपुट होगा वो, और दूसरा जो सैंपलर का आउटपुट होगा वो इन दोनों को मैं यहाँ पर इस समर के थ्रू पास ऑन करूंगा। प्लीज कीप इन माइंड कि मुझे एरर सिग्नल के बारे में बात करनी है, मतलब मुझे इन दोनों का डिफरेंस इवेल्युएट करना है। देखिए पोलैरिटी यहाँ पर माइनस साइन के साथ में है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या इवेल्युएट करूंगा, एक्स कैप ऑफ एक्स ऑफ एनटीएस माइनस एक्स कैप ऑफ एनटीएस। तो ये जो आपके पास आउटकम आएगा ये आपका एरर सिग्नल होगा, और अब इस एरर सिग्नल को मैं केवल और केवल 1 बिट क्वांटाइजर से पास ऑन करूंगा। तो 1 बिट क्वांटाइजर से पास ऑन करने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर सिग्नल वेरिएशन फ्लक्चुएशन आ रहा है, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा जनरेट करूंगा।
तो 1 बिट क्वांटाइजर का जो भी आउटकम होगा वो बेसिकली प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा होगा, और उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया क्वांटाइज वर्जन को EQ ऑफ NTS। तो बेसिकली E जो है वो आपका एरर सिग्नल है, Q रिप्रेजेंटिंग योर क्वांटाइज वर्जन। तो जो क्वांटाइज वर्जन ऑफ दिस एरर सिग्नल उसको मैं EQ ऑफ NTS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, या तो प्लस डेल्टा होगी या तो माइनस डेल्टा होगी। और अब इस प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा वाले सिग्नल को मैं किससे पास ऑन कर दूंगा, एनकोडर से पास ऑन कर दूंगा। अब एनकोडर क्या करेगा, अगेन ये आपका 1 बिट एनकोडर होगा, जो कि डिपेंडिंग अपॉन क्वांटाइजर का आउटपुट प्लस डेल्टा है या माइनस डेल्टा है, उसके रेस्पेक्ट में या तो 1 जनरेट करेगा या वो 0 जनरेट करेगा। मतलब ये कि अगर प्लस डेल्टा है 1 बिट क्वांटाइजर का आउटपुट, तो एनकोडर आपका 1 जनरेट करेगा, 1 बिट जनरेट करेगा। और अगर जो आपका 1 बिट क्वांटाइजर का आउटपुट आपका कहना चाहिए माइनस डेल्टा है, तो उसके रेस्पेक्ट में वो 0 बिट जनरेट करेगा। तो अब पॉइंट क्या है कि ये जो आपका एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर किस तरीके से स्टेयरकेस वर्जन को अप्रोक्सीमेट करेगा, या स्टेयरकेस किस तरीके से जनरेट होगा। तो अब स्टेयरकेस जनरेटर कह लीजिए आप, या कह लीजिए आप एक्यूमुलेटर कह लीजिए। एक्यूमुलेटर के अंदर मेरे पास क्या है, एक्यूमुलेटर का जो इनपुट होगा वो क्या होगा, एक तो ये आपके पास एरर सिग्नल होगा, जो कि विच इज नथिंग बट योर प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा। प्लीज कीप इन माइंड, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्वांटाइज्ड वर्जन ऑफ एरर सिग्नल, मतलब या तो यहाँ पर प्लस डेल्टा होगा या तो यहाँ माइनस डेल्टा होगा, क्योंकि उसी पैटर्न में आपका स्टेयरकेस जो है वो जनरेट होगा। और इसका दूसरा इनपुट क्या है, प्रीवियसली जो आपका स्टेयरकेस का आउटकम होगा वो, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है U ऑफ n-1 TS। इसीलिए जो मैं डिफरेंस ले रहा था वो मैं करंट सैंपल वैल्यू और प्रीवियसली अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल वैल्यूज के रेस्पेक्ट में ले रहा था, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो। और इन दोनों को कंबाइन अप करने के बाद मैं क्या जनरेट कर रहा हूँ, U ऑफ NTS। और यही आपका किसमें पास ऑन हो जा रहा है, डिले से पास ऑन हो जा रहा है। तो डिले करने का मतलब यहाँ पर मैं यूनिट स्टेप डिले के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, तो TS डिले के साथ में जब आप इसको पास ऑन करेंगे तो बेसिकली आपको इसका जो आउटकम है वो U ऑफ n-1 TS मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो x कैप ऑफ NTS और U ऑफ n-1 TS ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक। तो x कैप ऑफ NTS विल बी इक्वल टू U ऑफ n-1 TS, ये भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ योर एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर के आउटपुट को और इनपुट सैंपल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसको मैं एरर सिग्नल कहूंगा। एरर सिग्नल को 1 बिट क्वांटाइजर से पास ऑन करूंगा। 1 बिट क्वांटाइजर से पास ऑन करने के बाद उसका जो आउटकम होगा वो प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा होगा, और डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट ऑफ द 1 बिट क्वांटाइजर वेदर इट इज प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, जो आपका एनकोडर है इट विल गोइंग टू जनरेट द बिट सीक्वेंस ईदर 1 और 0, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डेल्टा मॉड्यूलेशन एनकोडर फंक्शनैलिटी। तो जैसा कि मैंने बताया इस कंप्लीट ब्लॉक को मैं एक्यूमुलेटर कॉल करता हूँ। तो हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार। तो एरर सिग्नल वुड हैव बीन गिवन एज E of NTS will be equal to X of NTS which is nothing but your sampled signal, and X cap of NTS which is nothing but your accumulator output. So where यहाँ पर लिखा हुआ E of NTS is the error present at the sample, X of NTS is the sample version of XT, and X cap of NTS is the last sample approximation of the staircase waveform, जिसके बारे में हमने अभी बात किया। तो if U of NTS is the present sample approximation of the staircase output, then जो आपका U of n-1 TS मतलब जो प्रीवियस स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू x कैप ऑफ NTS। का मतलब ये कि लास्ट सैंपल वैल्यू अप्रोक्सीमेशन ऑफ द स्टेयरकेस आउटपुट। इसीलिए जब मैं फिगर के थ्रू आपको ड्रॉ करके बता रहा था या फिगर में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने कहा था कि करंट सैंपल वैल्यू का previously approximated sampled version of the previously approximated staircase version of the signal था, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही मैं एरर सिग्नल कॉल कर रहा था। तो EQ of NTS is being defined as, अब EQ of NTS कैसे, मतलब क्वांटाइज वर्जन ऑफ द एरर सिग्नल किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। EQ of NTS would have been defined as, जैसे कि डेल्टा मैंने बोला था भाई, डेल्टा आपका प्लस डेल्टा हो सकता है या माइनस डेल्टा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिकली कर दिया कि साइन ऑफ E of NTS। तो SGN is basically representing your sign which is your sign of E of NTS। तो मतलब अब ये है कि जो एरर सिग्नल है या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका करंट सैंपल वैल्यू है वो प्रीवियसली स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल से ज्यादा होगा, तो यहाँ पर आपके पास प्लस साइन आएगा, और अगर वाइस वर्सा होगा या उल्टा होगा तो यहाँ पर आपका माइनस साइन आ जाएगा। तो डेल्टा विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस साइन, so the output of your EQ of NTS will be either plus delta or minus delta depending upon whatever the situation is। तो present transmitted signal turns out to be, so जो current आपका transmitted signal है वो कितना हो जाएगा, U of NTS will be equal to U of n-1 TS जो आपका previously approximated signal है, plus EQ of NTS which is the quantized version of the signal। तो मतलब ये कि ये आपका plus delta और minus delta सम जब आप इसमें कर देंगे previously approximated staircase version of the signal में, तो आपको current staircase की वैल्यू मिल जाएगी। So this is basically showing the decoder or of delta modulation,
तो यहाँ पर आपका क्या एनकोडर का इनपुट यहाँ पर आपके पास लाई करेगा, सॉरी एनकोडर का आउटपुट आएगा डिकोडर के इनपुट पर। तो यहाँ पर तो आपके पास बिट सीक्वेंस जनरेट होकर क्या होगा 1001 कुछ इस तरीके का जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा आपका, जिस तरह से आपका सिग्नल में वेरिएशंस वगैरह प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो जो आपका डिकोडर है बेसिकली वो उस 01 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या प्रोड्यूस करेगा, वो बेसिकली आपका जो कहना चाहिए प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा वाला जो क्वांटाइज्ड वर्जन ऑफ द सिग्नल है वो जनरेट करेगा। तो बेसिकली एरर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइज्ड वर्जन, मतलब ये प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा आपका ये सिग्नल जनरेट करेगा। और यहाँ पर देखिए जो आपका एक्यूमुलेटर है बिल्कुल एज इट इज सिमिलर, जैसा आपने ट्रांसमिटिंग साइड पर इस्तेमाल किया था, रिसीविंग साइड पर सिमिलर टाइप का एक्यूमुलेटर इस्तेमाल होगा। तो एक्यूमुलेटर क्या है, ये आपकी वैल्यूज को स्टोर करता है, होल्ड करता है। एक्यूमुलेटर का काम वही होता है जो प्रीवियस वैल्यूज वगैरह होती है उनको वो होल्ड आउट करता है। तो यहाँ पर ये प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन जो आपके पास स्टेयरकेस होगा वो इनके पास अवेलेबल होगा। इसमें आप करंट जो एरर सिग्नल है आप उसको ऐड ऑन करोगे और जो भी एग्जैक्ट आउटपुट होगा बेसिकली, तो बेसिकली क्या है कि एरर सिग्नल प्लस प्रीवियसली जो आपके पास स्टेयरकेस वर्जन था, इन दोनों के समेशन से मैं करंट सैंपल वैल्यू को इवैल्यूएट करूंगा और फिर उस सैंपल वैल्यू को मैं सिंपल लो पास फिल्टर जब मैं पास ऑन करूंगा तो मुझे आउटपुट साइड पर रिसीव जो मतलब रिसीव आउटपुट साइड पर ट्रांसमिटेड सिग्नल जो था वो जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तो मेरे पास जैसे मान लीजिए ये वाला मेरे पास प्रीवियसली अप्रोक्सीमेटेड स्टेयरकेस वर्जन था। अब नेक्स्ट जो बिट आई थी वो मेरे पास अगर 1 थी तो 1 के रेस्पेक्ट में जो डिकोडर है ये आपका प्लस डेल्टा जनरेट करेगा। तो मतलब ये कि नेक्स्ट जो मैं अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल जनरेट करूंगा उसमें मैं क्या करूंगा, मैं एक प्लस डेल्टा एड ऑन कर दूंगा। ठीक, अगेन दूसरे वाले में मैं क्या करूंगा, अगेन मेरे पास जो है 1 बिट आई है तो मैं अगेन उसके अंदर एक और डेल्टा एड ऑन कर दूंगा। नेक्स्ट बिट अगेन 1 आई है तो मैं यहाँ पर अगेन एक डेल्टा एड ऑन कर दूंगा। और इस तरीके से मैं एग्जैक्ट जो आपका स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेटेड वर्जन ऑफ द सिग्नल है उसको मैं रिट्रेस आउट कर लूंगा। और फिर उसके बाद क्या है, जब मैं इसको लो पास फिल्टर से पास ऑन कर दूंगा तो इस तरीके का स्मूथ कर्व जो कंटिन्यूअस टाइम का सिग्नल है ये मुझे मिल जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट इट इज एनालॉगस टू योर ट्रांसमिटेड साइड इनपुट सिग्नल। So this is how your delta demodulation operation or delta modulation decoder operation will going to perform. So in delta modulation receiver, the input is passed through the accumulator, which creates the staircase approximation similar to the transmitter side. यही हमने यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश की थी। ये जो accumulator है ये और जो transmitting side का accumulator था, they should work in complete sync. Then the accumulator output is then passed through the low pass filter to produce the original signal back. तो इस approximated signal से या staircase approximated signal से original signal low pass filter से कैसे जनरेट होता है ये हमने यहाँ पर अभी इस फिगर के थ्रू ड्रॉन आउट किया या डिस्कस किया। तो एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन? सिग्नलिंग रेट एंड द ट्रांसमिशन चैनल बैंडविड्थ इज क्वाइट स्मॉल इन कंपैरिजन टू पीसीएम। so this is one of the most important advantage, a major advantage of your delta modulation। इसका जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होता है वो मिनिमम होता है। क्यों? हमने जैसे की बात की कि यहाँ पर मुझे जो आपके कंसेक्यूटिव सैंपल वैल्यूज हैं या उनके बीच का जो डिफरेंस भी है उनको भेजने के लिए मल्टीपल बिट्स की इंफॉर्मेशन भेजने की जरूरत नहीं, केवल एक बिट जो है वही सफिशिएंट है उस कंप्लीट सैंपल वैल्यू, अपकमिंग सैंपल वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो क्योंकि आप अब ये भी कह सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू पीसीएम जहां पर आप हर एक सैंपल वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग मतलब कोडेड सीक्वेंसेस जनरेट कर रहे थे, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विश सैंपल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बिट की इंफॉर्मेशन से with certain combination with its जो भी आपके पास previously informed data था या previous data आपके पास था, उन दोनों की linear operation की help से आप current sample value को establish कर सकते हैं, current sample value को create कर सकते हैं। तो basically मैं ये कह सकता हूँ कि अब आप एक sample value को एक ही particular bit की help से represent कर सकते हैं। तो it is one of the most bandwidth efficient scheme. Then delta modulation works with lower channel bandwidth. This makes the system cost effective and simple to implement. तो यहाँ पर जो है डेल्टा मॉड्यूलेशन आपका लोअर चैनल बैंडविड्थ पर भी ऑपरेशनल हो जाता है और ये क्या करता है आपके सिस्टम को बैंडविड्थ एफिशिएंट सिस्टम डिप्लॉय करता है, मतलब बैंडविड्थ एफिशिएंट सिस्टम बनाता है। और साथ साथ इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी काफी आसान होता है। सिंपल जॉर सर्किटरी की हेल्प से मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। So the feedback mechanism present in this modulation systems ensures that the quick and robust delivery of the data bits. तो अभी जो फीडबैक मैकेनिज्म इसके अंदर है तो ये आपको पता है कि फीडबैक के थ्रू मैं एरर सिग्नल को मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूँ और यही आपके सिग्नल्स में रोबस्टनेस जनरेट करती है। मतलब ये कि क्योंकि हर एक इंस्टेंस पर, सैम्पलिंग इंस्टेंस पर आपके पास फीडबैक जा रहा है तो आप इस सिग्नल में
जो एक्चुअल वेरिएशन फ्लक्चुएशन होते हैं आप उनको प्रॉपर्ली मैच कर पाते हैं और यही आपके सिग्नल को रोबस्ट बनाता है कि आप इफेक्टिवली उस सिग्नल को मैच कर पाए जो कि ट्रांसमिटिंग साइड पर या ओरिजिनल एक्चुअल मैसेज सिग्नल जैसा था। देन डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास डेल्टा मॉड्यूलेशन का? तो डेल्टा मॉड्यूलेशन हैज टू मेजर ड्रॉबैक। तो नंबर वन इज योर स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन, जिसको कि मैं स्टार्टअप एरर भी कहता हूँ। और ये कब जनरेट होता है? ये दिस डिस्टॉर्शन अराइजेस ड्यू टू लार्ज डायनामिक रेंज ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो जब इनपुट सिग्नल के अंदर वेरिएशन फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है तब आपके पास स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन जनरेट होता है। अभी मैं इसको फिगर की हेल्प से भी एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट यू मीन बाय स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन। और दूसरा है मेरे पास ग्रैनुलर नॉइस या फिर इसको मैं हंटिंग नॉइस भी बोलता हूँ। तो ग्रैनुलर नॉइस या हंटिंग बेसिकली कब जनरेट होती है? जबकि आपका जो स्टेप साइज डेल्टा होता है वो ज्यादा होता है और आपके सिग्नल वेरिएशन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो क्योंकि आप सिग्नल को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं और एरर सिग्नल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किस तरीके से मैं एरर को इवैल्यूएट करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटाइज्ड वर्जन ऑफ द सिग्नल या कह लीजिए अप्रोक्सीमेटेड वर्जन ऑफ द सिग्नल माइनस जो एक्चुअल सिग्नल वैल्यू है। तो इनके बीच में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो इस चीज का मेजर है कि आपका सिग्नल का अप्रोक्सीमेशन उतना ही खराब है। तो इस टाइप के एरर को या जो आपका नॉइस टाइप का सिग्नल, ये जो नॉइस है इसको मुझे मिनिमाइज करना होता है। तो ये आपका हंटिंग नॉइस कब प्रोड्यूस होगा? जब सिग्नल वेरिएशन फ्लक्चुएशन बहुत लोअर होगा तब आपका हंटिंग नॉइस प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि आपका स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन कब प्रोड्यूस होता है। तो लेट इट बी दिस इज योर इनपुट सिग्नल, जो कंटीन्यूअस टाइम का सिग्नल है और ये जो पर्टिकुलर डॉट्स लगे हुए हैं ये आपके सैम्पलिंग इंस्टेंस है जो दिखा रहे हैं कि किन किन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस पर सिग्नल का वैल्यूएशन क्या होगा। ठीक, तो अब पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो स्टेप साइज है, जो वेरिएशन है दैट इज फिक्स्ड, दैट इज योर डेल्टा। तो यहाँ पर तो देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक, बट यहाँ पर जो सिग्नल के अंदर रैपिड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो देखिए बहुत स्टीपर फॉर्म में हो रहे हैं। अगर ये सिग्नल बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा होता तो आप ऑलमोस्ट सिग्नल को मैच कर पाते इस स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन के हेल्प से। बट क्योंकि इनपुट सिग्नल तो भाई अपना टाइम वेरिंग सिग्नल है और यहाँ पर इनका एम्पलीट्यूड वेरिएशन जो है वो ज्यादा तेजी से हो रहा है या उसका स्लोप जो है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू योर जो आपका ये स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल का स्लोप है। मुझे अगर स्लोप डिफाइन करना हो तो मैं कैसे जैसे सिंपल बात करता हूँ dy ओवर dx। मुझे अगर यहाँ पर इस इनपुट सिग्नल के स्लोप के रेस्पेक्ट में बात करना है तो मैं यहाँ पर क्या देख लूंगा कि इसका जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन है इन द टाइम रेंज ऑफ ts, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका स्लोप ऑफ द सिग्नल हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द सिग्नल लेट इट बी, मैंने जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में लेट इट बी एम्पलीट्यूड वेरिएशन जो है वो a है का स्ट्रेंथ, मतलब दिस एम्पलीट्यूड माइनस दिस एम्पलीट्यूड, ये आपके पास a है लेट इट बी। और यहाँ से यहाँ तक का एम्पलीट्यूड वेरिएशन होने में टाइम ड्यूरेशन या टाइम लैग कितना लगा, दैट इज योर t मतलब ts। तो जो आपका इसका स्लोप हो जाएगा ना, ये स्लोप हो जाएगा a ओवर ts। तो दिस इज द स्लोप ऑफ योर मैसेज सिग्नल। और अगर मैं बात करूं कि आपका स्लोप जो है वो इसका मतलब इसका कितना होगा स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन का, तो यहाँ पर देखिए y पर एम्पलीट्यूड वेरिएशन कितना है डेल्टा और ये कितने ड्यूरेशन में हुआ है ts। तो बेसिकली डेल्टा अपॉन ts विल बी द स्लोप ऑफ योर स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल। तो ये आपका स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन कब होगा, जब कभी भी स्लोप ऑफ द इंडिविजुअल सिग्नल मैसेज सिग्नल इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ योर स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल। तो जब जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी तब तब मेरा स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो टू रिड्यूस दिस एरर द स्टेप साइज शुड इंक्रीज व्हेन द स्लोप इज ऑफ हाई सिग्नल। तो इसका एक पॉसिबल कहना चाहिए कि रेमेडी क्या हो सकती है कि अगर आपका स्लोप ओवरलोड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो इस सिग्नल को मैप करने के लिए जो स्टेप साइज डेल्टा है अगर मैं इसको किसी तरह से इंक्रीज कर सकूं तो ये जो डिफरेंस है मतलब बिटवीन द ओरिजिनल सिग्नल एंड द स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल, इस एरर को मैं कम कर सकता हूं। ठीक, दूसरा स्पेसिफिकेशन क्या है मेरे पास, दूसरा स्पेसिफिकेशन मेरे पास ग्रैनुलर नॉइस या फिर हंटिंग नॉइस। अब मैं इसको हंटिंग नॉइस क्यों कॉल करता हूँ, हंटिंग नॉइस इसलिए कॉल करता हूँ कि आप यहाँ पर देखिए जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है और इसको आपका ये जो स्टेप साइज अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल है ये बेसिकली हंट डाउन कर रहा है, इसको मतलब प्रॉपर्ली मैच करने की कोशिश कर रहा है। बट क्योंकि सिग्नल में वेरिएशंस वगैरह बहुत कम है तो ये मतलब कोशिश कर रहा है कि इसको मैच आउट कर पाए, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट सम सर्टेन सॉर्ट ऑफ एरर्स या कहना चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन एरर्स, जिसको कि मैं आपका हंटिंग नॉइस में कॉल कर रहा हूँ। तो ये कब प्रोड्यूस होगा, जब सिग्नल में वेरिएशन वगैरह आपका लोअर साइड पर रहेगा तब ये वाला एरर प्रोड्यूस होगा। So when the input signal is almost flat, the staircase signal is keep on oscillating by plus minus delta of the signal. So basically hunting जो है वो यही है कि जब आपका सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑलमोस्ट उतना ही रहता है
तो आपका जो मतलब ये जो स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन सिग्नल है, इसको हंट डाउन करने की कोशिश करता रहता है, तो इसको मैं इस वजह से हंटिंग नॉइस वगैरह भी कॉल करता हूँ। अब इसका जो मेरे पास रेमेडी है वो क्या हो सकता है कि अगर सिग्नल में वेरिएशन बहुत कम हो रहा हो, तो मैं ऐसा कुछ कर लूँ कि जो स्टेप साइज़ डेल्टा का वैल्यू है उसको अगर मैं कम कर पाऊँ, तो मेरा पास अप्रोक्सिमेटेड सिग्नल ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो इसका रेमेडी क्या है कि मैं स्टेप साइज़ डेल्टा को अपने कम कर, तो द सॉल्यूशन इज अडैप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, जो कि रन टाइम पर डिपेंडिंग अपॉन अगर मेरा सिग्नल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है तो मैं अपने स्टेप साइज को इंक्रीज कर दूं, और अगर मेरा एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो मैं अपने स्टेप साइज डेल्टा को कम कर दूं। तो इस तरीके का जो अडैप्टिव मैकेनिज्म है, ये मैं अपने डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर अगर मैं इनकॉर्पोरेट कर लूं तो इस टाइप की स्कीम को मैं अडैप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन कह सकता हूं। और इन दोनों को ओवरकम करने के लिए मैं अडैप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन स्कीम का इस्तेमाल करता हूं, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। So applications of delta modulation basically क्या है कि some of the applications of this modulations are given below. What are they? What are the various applications? तो अगर applications के respect में बात करूँ तो मैं voice transmission systems such as telephones and radio communications highly prefer this modulation techniques. जितने भी हमारे पास speech coding systems वगैरह हैं, जहाँ पर हमें compressed form में signal का transmission करना होता है, तो वहाँ पर delta modulation जो है वो mainly इस्तेमाल किया जाता है। तो टेलीफोन वगैरह में जो स्पीच सिग्नल वगैरह में या इन सब में जो कंप्रेशन या रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह में भी फॉर्मेशन करना होता है, यहाँ पर आपके पास डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और कहाँ होता है, दिस मॉड्यूलेशन इज अप्लाइड टू ईसीजी वेवफॉर्म, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वेवफॉर्म वगैरह जो जनरेट होती है फॉर डेटाबेस रिडक्शन एंड रियल टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग। तो अब पॉइंट क्या है कि ये बैंडविड्थ एफिशिएंट स्कीम है, तो बट ऑब्वियस बात है कि ये कम बिट्स के अंदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे और कैरी करने की कैपेसिटी प्रोड्यूस करती है। तो हमारे पास जो ईसीजी वेवफॉर्म है जिसको मैं अप्लाई करता हूँ, इसके अलावा जो इसका मतलब डेटा वगैरह है, मतलब कम बिट्स के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैं जनरेट कर सकता हूँ इसकी हेल्प से। तो रियल टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि रियल टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग में मेरे स्पेसिफिकेशन क्या क्या होता है कि जितना फास्ट से फास्ट मैं प्रोसेसिंग परफॉर्म कर पाऊँ। तो फास्ट प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए जितने कम नंबर ऑफ बिट्स होंगे मेरा प्रोसेसर उतनी जल्दी उनको प्रोसेस कर पाएगा, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स का डेटा होगा उसको एनालाइज करने में प्रोसेस करने में उतना ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर जो आपका बैंडविड्थ एफिशिएंट सिस्टम है वो पिक्चर में आता है कि अगर कम नंबर ऑफ बिट्स की हेल्प से आप सिग्नल का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो मतलब ये कि कम बिट्स के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी और ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को कम बिट्स की हेल्प से मैं पास ऑन कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोसेसर भी उसको आसानी से या जल्दी से प्रोसेस कर देगा। तो दैट इज व्हाई दे हैव बीन यूज्ड इन योर एग्जांपल में लिखा है ईसीजी वेवफॉर्म वगैरह में और रियल टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग में इस टाइप के डेल्टा मॉड्यूलेशन स्कीम का इस्तेमाल होता है। डेल्टा मॉड्यूलेशन इज अप्लाइड इन द टेलीविजन सिस्टम, सो इन सम ऑफ द टेलीविजन सिस्टम्स में डेल्टा मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि प्रेजेंट स्टेट ऑफ आर्ट वगैरह के रेस्पेक्ट में बात करें तो हम कंप्लीटली डिजिटल और वायरलेस डोमेन वगैरह में जब हम पहुंच गए हैं तो हमको क्वांट सिस्टम वगैरह के बारे में बात करते हैं, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम्स वगैरह, जिसकी हेल्प से मैं टेलीविजन ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो डिजिटल डीएबी सिस्टम ब्रॉडकास्ट वगैरह हो रहे हैं उनके बारे में बात करता हूँ मैं। बट हाँ, इनका इस्तेमाल कुछ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट सिस्टम वगैरह में भी होता है। तो दीज आर द रेफरेंसेस। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो फिर आज यहीं रखते हैं।